28 मई हमने बिजली के लूट की खबर दिखाई। शिकायत आ रही है कि ये जानबूझ करके ऐसा रखा गया है ताकि किसी को फायदा हो सके। नहीं, देखिए क्या है, डीवीसी का रेट हर हमेशा कम होगा क्योंकि जेबीवीएनएल से डीवीसी खरीदता, जेबीवीएनएल डीवीसी से खरीदता है और फिर उसमें 25% लॉस होता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट होता है। यह प्रस्ताव जो एक्ट अमेंडमेंट हो रहा था, इसमें एक बात उठ रही थी कि भाई जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस जिसको का है, टाटा स्टील का है, उसका लॉस 2% 2.5% है, किसी कंपनी का 40% लॉस है। तो कमीशन के पास ये ऑप्शन ही नहीं बच जाता है। एक ही ऑप्शन हो सकता है कि राज्य सरकार या भारत सरकार यह पॉलिसी बनाए कि यूनिफॉर्म टैरिफ होना चाहिए। 12 जून को अरविंद कुमार ने इस्तीफा दिया। बिहार कैडर के वीआरएस लिए आईएएस अधिकारी अरविंद प्रसाद ने 17 जुलाई 2017 में झारखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष के पद पर योगदान दिया था। उन्होंने समय से पहले अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उनका कार्यकाल मार्च 2021 में पूरा हो रहा था। आनन फानन में अरविंद कुमार ने इस्तीफा क्यों दिया? अरविंद कुमार की विद्युत नियामक आयोग में नियुक्ति कैसे हुई? झारखंड का पैसा बाहर भेजा गया तो फिर ईडी क्यों न करे इस मामले की जांच? एसीबी के साथ साथ ईडी भी करे मामले की जांच। अब तक आपने बिजली की लूट देखी, कैसे टैरिफ के खेल में झारखंड को लूटा गया। कई सवाल हैं जिनका खुलासा हम करेंगे बहुत जल्द। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए शाहनवाज अख्तर की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज़ 11 भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अभिषेक भारती। जिस तरीके से हमने आपको दिखाया लूट, ये लूट बहुत छोटी थी। अब जो हम आपको दिखाने वाले हैं वो भी लूट है और आपके गाढ़ी कमाई के लूट है। उस लूट में इतने जीरो हैं, शायद आप उस जीरो को गिन भी ना पाए। क्योंकि अगर आप मुझसे पूछेंगे कि भाई 25,000 करोड़ में कितने जीरो होते हैं, तो शायद मुझे कम से कम 10 मिनट लगेंगे और बिना गूगल की मदद के मैं उन जीरो को काउंट भी नहीं कर पाऊंगा। वो झारखंड जो है हमारा, इसके गर्भ में कई चीजें हैं, चाहे लोहे की बात करें, चाहे कोयले की बात करें, चाहे अभ्रक की बात करें। हम बहुत अमीर हैं लेकिन फिर भी हम गरीब हैं। क्यों? इसे समझना है तो अगली रिपोर्ट आपको देखनी पड़ेगी। हमने आपको दिखाया था कि कैसे अलग अलग टैरिफ के नाम पर झारखंड को लूटा गया और इसके एवज में विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन पर हिस्सा लेने का आरोप लगा। हमारे पास कई सबूत भी हैं जो हम धीरे धीरे करके आपके सामने लाते जाएंगे। इस खेल के कई सबूत हैं जो हमारे पास हैं। हम लगातार भ्रष्टाचार पर वार भी कर रहे हैं। आज एक और खेल हम आपको दिखाते हैं। यह खेल पूरे 25,000 करोड़ का है। सबसे पहले उस खेल को आप देखिए। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 भी नहीं, पूरे 25,000 करोड़। क्या आपको पता है कि आपको 25,000 करोड़ का चूना लगाया गया? 25,000 करोड़ का मतलब समझते हैं? ये कितने जीरो थे? नहीं गिन पाए ना? हम बताते हैं, 10 जीरो थे और ये सभी आपके थे। आपको लूटा गया। कैसे? आज होगा इसका खुलासा। लूट @ 25,000 करोड़। लूट की ये कहानी शुरू होती है साल 1993 से, जब झारखंड बिहार का हिस्सा हुआ करता था। तब बिहार बिजली बोर्ड बिजली बांटता था। बोर्ड ने तब फैसला किया कि HT यानी बड़े कंज्यूमर्स, या यूं समझिए बड़ी कंपनी, और ITIS यानी छोटे कंज्यूमर्स यानी छोटी कंपनी, दोनों से कंज्यूम्ड यूनिट और अनकंज्यूम्ड यूनिट दोनों पर सरचार्ज लिया जाए, फ्यूल सरचार्ज। पर हुआ क्या? हुआ ये कि सिर्फ ITIS-CS यानी छोटे कंज्यूमर से सरचार्ज लिया गया, बड़ी कंपनियों को छोड़ दिया गया। यह घोटाला 1993 से लेकर वर्ष 2002 तक चला। इसमें राज्य के
झारखंड राज्य के तकरीबन 1000 यूनिट 1000 उपभोक्ताओं को 1000 करोड़ प्रतिवर्ष का लाभ पहुंचाया गया। 9 वर्ष में तकरीबन 9000 करोड़ का उनको लाभ पहुंचाया गया, जिसकी गणना ब्याज समेत आज हम करेंगे तो ये तकरीबन 25,000 करोड़ पहुंच जाएगा। जब ITIS कंज्यूमर्स को लगा कि ये उनके साथ नाइंसाफी हो गई तो वो कोर्ट गए, पर केस हार गए। फिर हाई कोर्ट गए, वहां भी हार गए। फिर सुप्रीम कोर्ट गए तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ITIS का क्लेम सही है और हाई कोर्ट में बेंच बनाकर इसकी सुनवाई हो। तब बिजली बोर्ड के वकील अजीत कुमार हुआ करते थे। ये फ्यूल सरचार्ज का मामला 99 से भी पहले का था। 1993 में जो टैरिफ आई थी बिहार स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड के समय में, विवाद उसी समय से उठे थे और 1999 में एक फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का पुलक एंटरप्राइजेस के मैटर में। उसके बाद बिल जो है वो रिवाइज की गई थी सारे कंज्यूमर्स की। 2 वर्ग के कंज्यूमर्स थे, एक हाई टेंशन कंज्यूमर्स जो बड़ी इंडस्ट्री वाले होते हैं और दूसरा वर्ग था लो टेंशन जो छोटी इंडस्ट्रीज वाले हैं। दोनों मामले इंटरकनेक्टेड एक तरह से कहे जा सकते हैं। और जब मैं बोर्ड की ओर से न्यायालय में अपीयर कर रहा था तो मेरे सामने में सबसे बड़ा विषय ये था कि जो रिवीजन हुई है उसको किसी तरह से जस्टिफिकेशन देनी है, उसको सही ठहराना है और उसके एवज में मैंने न्यायालय के समक्ष बहस किया था। 2016 में बोर्ड ने माना कि सबसे वसूली होनी चाहिए, मगर वसूली नहीं हुई। 2017 में तत्कालीन MD राहुल पुरवार ने चिट्ठी लिखकर बताया कि मामला गलत है और वसूली की कोई बात नहीं। 2018 में नियामक आयोग के चेयरमैन अरविंद प्रसाद की जनसुनवाई में प्रार्थियों ने एक बार फिर इस मुद्दे को उठाया कि HT कंज्यूमर्स के हजारों करोड़ बिजली विभाग के पास बकाया है। विभाग गरीब कंज्यूमर्स पर भार बढ़ाने से बेहतर वो वसूल करे। पर अरविंद प्रसाद जो विद्युत नियामक आयोग के चेयरमैन थे ने एक बार फिर बिजली चोर व्यवसायियों का पक्ष लेते हुए इस आवेदन को रद्दी की टोकरी में डाल दिया। लोगों ने ये बात अरविंद प्रसाद जी की नॉलेज में भी लाई, उससे पहले लिखित भी दिया इनको कि इतनी बड़ी रकम बाजार में लाइसेंसी की पड़ी हुई है, तो जब इतनी बड़ी रकम इनको बाजार से कलेक्ट करनी है, जिसके लिए इन्होंने कोर्ट में कहा भी है कि हम करेंगे, तो फिर आपको नया पिटीशन अभी एक्सेप्ट करने की आवश्यकता कहाँ है? अगर यही पैसा आप वसूल लेते हैं तो इस वर्ष आपको टैरिफ बढ़ाने का या हो सकता है अगले वर्ष भी टैरिफ बढ़ाने का आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो वो पिटीशन सुन के मुस्कुरा के और वो उन्होंने साइड में रख दी। HT कंज्यूमर्स के पास जितना बकाया है अगर उसे समझा जाए तो ये आज लगभग 25,000 करोड़ के आसपास आता है। प्रदेश का निजाम अब बदल चुका है। उम्मीद है कि राज्य के 16,100 बड़े उद्योगपतियों के पास बकाया 25,000 करोड़ का ये फ्यूल सरचार्ज राज्य के बहुत काम आ सकता है और नए निजाम ने दिखाया है कि राज्य का हक तो वो किसी को मारने नहीं देगा। इस 25,000 करोड़ रुपए के मायने समझिए आप। ये वो वक्त है जब झारखंड सरकार का खजाना खाली है। ये वो वक्त है जब विद्युत दर लगातार बढ़ाई भी जा रही है और डीवीसी की दर को एक साजिश के तहत, एक खेल के तहत बहुत कम रखा गया। छोटे व्यापारियों ने मांग की कि भाई हमसे ही पैसे क्यों ले रहे हैं आप? जब फ्यूल सरचार्ज है बड़े व्यापारियों के लिए, बड़ी कंपनियों के लिए, तो सिर्फ छोटी कंपनियों के साथ ऐसा क्यों? 1993 से लगातार आप समझिए कि ये छोटी कंपनियां ये फ्यूल सरचार्ज देते जा रही थी, लेकिन बड़ी कंपनियों ने कभी नहीं दिया। ये कोर्ट गए, सबसे पहले लोअर कोर्ट गए, उसके बाद हाई कोर्ट गए, दोनों जगह इन्हें मुंह की खानी पड़ी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनकी सुनी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई कोर्ट में एक बेंच का गठन हो। पूरी कहानी है ये। आज हमारे साथ इसी कहानी पर चर्चा होगी, लूट के 25,000 करोड़ पर चर्चा होगी और फिर से हम आपको दिखाएंगे कि विद्युत विनियामक आयोग के चेयरमैन तत्कालीन अरविंद प्रसाद ने कैसे खेल खेला
और जो जनता के पैसे थे वो पैसे गए कहां? वो पैसे गए उनकी जेब में। किस तरीके से ये पूरा खेल रचा गया, आज इसी का पर्दाफाश हम करेंगे। हम लगातार सीरीज में पर्दाफाश कर रहे हैं। हमारा सवाल भी है कि क्यों नहीं इन सभी मामलों की ईडी से जांच होनी चाहिए। चाहे हमने पहले आपको 12 करोड़, 15 करोड़, 9 करोड़ का खेल दिखाया, उसमें भी और कई छुपे हुए चेहरे भी हम आपके सामने लाएंगे। बस इंतजार करते रहिए इस पूरी सीरीज का। हमारे साथ फिलहाल विनोद तुलसियान साहब जुड़े हुए हैं, चैंबर ऑफ कॉमर्स से संबंध रखते हैं। अजय भंडारी साहब जुड़े हुए हैं जो कि तुपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया से जिनका संबंध है, और साथ ही ये लोग वो शख्स हैं जिन्होंने इस पिटीशन में, इस मुहिम में इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। और इस पूरे खबर को कवर करने वाले शाहनवाज संवाददाता सहयोगी वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले विनोद साहब आपसे समझने की कोशिश करेंगे इस पूरे खेल को कि ये फ्यूल सरचार्ज था क्या, 1993 में क्या जरूरत आन पड़ी कि भाई इस सरचार्ज को जोड़ा जाए, और उसके बाद क्या क्या हुआ, आपने कैसे कैसे इस मामले में आप आगे बढ़े, इस सारी बात थोड़ा विस्तार से समझें। फ्यूल सरचार्ज एक तरह से एस्केलेशन क्लॉज है। तो अब यानी हम लोग अगर 20 वर्ष 25 वर्ष पीछे जाते हैं तो उन दिनों हर वर्ष टैरिफ रिवाइज नहीं होती थी, तो बोर्ड कैसे चले इसके लिए एक एस्केलेशन क्लॉज था। अच्छा, ये फ्यूल सरचार्ज कहलाता था। ठीक है। तो फ्यूल सरचार्ज का 2 हिस्सा हुआ करता था। एक सवाल ये था कि फ्यूल सरचार्ज वसूला कैसे जाए। ठीक है। तो उसका भी हर टैरिफ में, यानी जब से बिजली बोर्ड का गठन हुआ होगा तब से फॉर्मूला एक ही चला आ रहा है कमोबेश, कि आपने जितनी बिजली खपत की उस पे आपको ये फ्यूल सरचार्ज देना होगा। जो बिजली आप खपत नहीं कर सके हैं उस पर आपको नहीं देना है। ठीक है। खपत करनी है मतलब मिनिमम गारंटीड यूनिट से आपने यदि कम खपत की है तो आपको जितना आपने खपत किया उस पर ही देनी है, उससे अधिक खपत किया तो भी उसी पर देनी है जी। जो बैलेंस यूनिट बच गया, मिनिमम एक्चुअल कंजम्पशन और कंज्यूम्ड और नॉन कंज्यूम्ड यूनिट की जो बात है, तो गाड़ी ठीक ठाक चल रही थी सब अकॉर्डिंग टू एक्ट। 1999 में बिहार राज्य विद्युत बोर्ड के फाइनेंशियल कंट्रोलर ने एक सर्कुलर निकाला कि अनुपयुक्त ऊर्जा पर LTIS और CS को तो ये अधिभार लगेगा। ठीक है। ST के बारे में चुप रहे। तो हम लोगों ने पहला रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे के हाईकोर्ट मूव किए। हाईकोर्ट मूव किए तो किन्हीं कारणों से हमें सफलता नहीं मिली। डिवीजन बेंच में गए, वहां भी सफलता नहीं मिली। फिर हम सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका मामला आपने सुना ही नहीं है, दोबारा सुनवाई करिए। अच्छा। दोबारा सुनवाई फिर झारखंड हाईकोर्ट में शुरू हुई। तो पहले सिंगल बेंच होता है, तो सिंगल बेंच में जजमेंट दिया कि आप बोर्ड के चेयरमैन के पास रिप्रेजेंटेशन करिए। ठीक है। तो 2 पेटिशनर थे। एक पेटिशनर ने बोर्ड के चेयरमैन के यहाँ अप्लाई किया, दूसरे जो उपभोक्ता थे वो अपील में चले गए। ठीक है। बोर्ड में जो रिप्रेजेंटेशन दिया गया था वो बोर्ड के चेयरमैन ने उसको अस्वीकार कर दिया। ठीक है। अब LPA में जब फाइनल डिस्पोजल होना था तो बोर्ड के तरफ से अधिवक्ता महोदय ने कहा कि नहीं सर, जज साहब को कि सर ये अनुपयुक्त ऊर्जा, अनकंज्यूम्ड यूनिट का फ्यूल सरचार्ज सभी वर्ग को लगना है। अच्छा। अगर गलती से किसी को बिल नहीं हुआ है तो हम उसको बिल रेज करेंगे। ये है कहानी। मगर बाद में इन्होंने किसी को बिल नहीं रेज किया, बिल दिया ही नहीं। तो बिल देने की अवधि है 1993 से 2002 तक। 2003 में दूसरी टैरिफ आई, तो 93 से लेकर 2002 9 वर्ष हुए, 9 साल तक। तो 9 साल कोर्ट में इन्होंने कहा कि बिल करेंगे। मैंने एक पत्र ऊर्जा सचिव को दिया था, उसका जवाब मुझे
मिस्टर पुरवार एमडी जेबीवीएनएल के द्वारा दिया गया, जिसमें लिख रहे हैं यह आरोप गलत है, ऐसा बिलिंग का कुछ नहीं करना है। हम लोगों ने आरटीआई दाखिल किया, आरटीआई में उसमें भी जवाब दिए कि ऐसा कोई बिल रेज नहीं किया गया है। तो सत्य क्या है? इन्होंने कोर्ट में जो कहा वो सत्य है, जो या आज आरटीआई के जवाब में या पुरवार साहब के जवाब में जो बातें लिख रहे हैं वो सत्य है। अगर पुरवार साहब की कही हुई बातें तो सत्य ऐसा क्यों किया गया होगा, आपको क्या लगता है? ऐसा मतलब ये दो भिन्न भिन्न जवाब, इसके पीछे कारण क्या समझ में आता है? मेरे को तो अब यही समझ में आता है कि बड़े इंडस्ट्रीज को फेवर करने के लिए किया गया। सीधा सा सवाल ये है। सीधा सा। चलिए, अजय जी भी हमारे साथ हैं, एक बार अजय जी का रुख करते हैं। अजय जी, जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था इस रिपोर्ट में कि आप लोगों ने अरविंद प्रसाद जी को भी अपीयर किया था, अप्रोच किया था, और बड़ी मुस्कुराहट के साथ उन्होंने इसका जवाब भी दिया था, तो थोड़ा आप वो भी बताएं क्या हुआ था। जब भी पब्लिक हियरिंग में हम लोग जाते थे, शुरू में तो बड़े उत्साह से और बड़े ही उमंग से जाते थे, और एक दो पब्लिक हियरिंग के बाद हम लोग को एहसास हुआ कि ये हम लोग अपना समय खराब कर रहे हैं। तो एक पब्लिक हियरिंग में वो रिकॉर्डिंग निकलवाई जा सकती है, क्योंकि जो भी पब्लिक हियरिंग्स होती हैं ये पब्लिक डोमेन में है और जिस नियामक आयोग से मिल भी सकती है ये। तो बल्कि हम लोगों ने हंस के कहा कि सर हम रिप्रेजेंटेशन तो आज दे रहे हैं, लेकिन ये भगत सिंह का ट्रायल करते हैं आप। हम जो भी रिप्रेजेंटेशन देते हैं ये एक बराए नाम और बस दिखाने भर की कार्रवाई आप लोग करते हैं। भगत सिंह का ट्रायल हो जाता है। और ये भगत सिंह का ट्रायल है हुजूर, आपने जो भी जजमेंट लिखना है वो तो आपने लिखा हुआ, लिख लिया है जी। ये और हम लोगों में ये एक सर्कल्स में ये बात आ गई थी कि कोई फायदा नहीं है इनके यहाँ सुनवाई में जाके। तो उसी दौरान जो है ये 2018 की बात है कि एक जैसे अब फ्यूल सरचार्ज नहीं है तो एक ट्रू अप एक्सरसाइज होती है, क्योंकि एक फिगर्स जो है जिस फिगर्स पे बेस करके टैरिफ बनाया जाता है वो एक्चुअल फिगर्स थोड़ा सा डिफर कर जाते हैं। अच्छा। तो उसको ट्रूइंग अप एक्सरसाइज के तहत जो है कवर किया जाता है। तो इनकी ट्रूइंग अप 3-4 साल की पिटीशन आई हुई थी। तो उसी पब्लिक हियरिंग में ही हमने फिर ये बात उठाई कि अब आप दोबारा जो उपभोक्ताओं पे भार देने की सोच रहे हैं, तो इतनी बड़ी रकम जो कोर्ट में एडमिटेड है, देखिए दो किस्म की रकमें होती हैं। एक होती है कंटेस्टेड, जहां पे कि प्रार्थी जो है वो वादी प्रतिवादी आपस में कंटेस्ट कर रहे हैं, और एक होती है जो एडमिटेड है, जो कि कोर्ट में एडमिट किया हुआ है कि अगर हमसे गलती से छूट गया है, जैसे विनोद जी ने बताया, तो हम रिकवर करेंगे जी। और जजमेंट आने के 1 साल तक हमने इंतजार भी किया कि 2016 में जजमेंट आया है, 17 तक हम लोग इंतजार किया कि प्रक्रिया है, हम लोग जानते हैं सरकार के कर्मचारी जो है थोड़ा विलंब से चलते हैं। 17 में हमने आरटीआई फाइल करनी शुरू की और 18 में आके पब्लिक हियरिंग में हमने फिर सारे डॉक्यूमेंट्स दिए कि हुजूर ट्रू अप का आवश्यकता ही नहीं है। इतनी मोटी रकम इनकी जो है बाजार में पड़ी है, अगर अपना पैसा बाजार से ये कलेक्ट नहीं कर रहे तो इसमें कंज्यूमर की क्या गलती है? बिल्कुल। अब देखिए, अपेरेंटली आपको ये लगेगा कि ये सारा मामला जो है ये तो बिजली बोर्ड का है। थोड़ा सा और पीछे चले, 2003 में जो एक्ट बना, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, उसमें ये एक जो रेगुलेटर की अवधारणा आई, बहुत स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि कंज्यूमर्स के हितों की रक्षा के लिए और एनर्जी सेक्टर को बैलेंस करने के लिए नियामक आयोग का गठन हो। ठीक है, हम लोग तो माई बाप हुजूर जो भी कहिए ही मान के चलते थे। बिल्कुल सही बात है। जब नियामक आयोग का गठन हुआ है तो पहले 2-3 सालों के अगर टैरिफ ऑर्डर्स निकाल के देखे जाएं, हुजूर साहब शायद थे जो पहले नियामक आयोग के अध्यक्ष थे, उन्होंने बहुत डिटेल्ड टैरिफ ऑर्डर्स दिए और कैसे कैसे क्या एफिशिएंसीज के ऊपर लाइसेंसी काम करेगा वो एफिशिएंसीज तक डिफाइन की और बहुत मेटिकुलसली वो टैरिफ ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करवाते थे। तो इसलिए अगर लाइसेंसी गलती कर रहा है, अगर लाइसेंसी लेक्यूना है, अगर लाइसेंसी शिथिल है जी, तो हम अपनी गुहार किसके पास लगाएंगे? बिल्कुल सही बात है। हम अपनी गुहार नियामक आयोग के पास लगाएंगे। लेकिन जैसे हम लोगों ने कहा, और मैं फिर रिपीट करता हूं,
उनको कंज्यूमर से कोई मतलब ही नहीं था उन्हें। कोई बिल्कुल, आपने मतलब पहले ही कह दिया, वो तो भगत सिंह वाला ट्रायल था, बिल्कुल। उन्होंने पहले से जजमेंट तो कर तो रखा वो था। आईएमए हॉल में मीटिंग हुई, उसमें सिंगल पॉइंट पे ही आर्ग्यू हम लोगों ने किया टुकदाना इंडस्ट्री एसोसिएशन की तरफ से कि सर ये नाजायज है, आप कृपया पुराने जो इनके पैसे बकाया हैं बाजार में वो पहले कलेक्ट करवा ले, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो फिर हम देनदारी हमारी है, हम देंगे। ये वो वाली पिटीशन जी बिल्कुल कर रहे हैं। चलिए, शाहनवाज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, जब 28 मई, मुझे याद है 28 मई को हमने पहली बार इस करतूत को सामने रखा था कि भाई कैसे झारखंड को लूटा जा रहा है, और तत्कालीन जो चेयरमैन है उन्होंने बाकायदा इस पर बाइट भी दी जो हमने दर्शकों को दिखाई आपके सवाल पर। काफी सोचने के बाद उन्होंने कहा कि भाई ये हमारे हाथ में थोड़ी है, सरकार जो है वो तय करे कि भाई सारी जो रेट्स हैं वो यूनिफॉर्म है, कोई बॉडी बनाए, वो बॉडी गवर्न करे कि सारी रेट्स यूनिफॉर्म रहे, विद्युत विनियामक आयोग का कोई रोल नहीं है। और उसके बाद फिर अचानक से 12 तारीख को वो इस्तीफा भी दे देते हैं आनंद फानन में, जबकि अगले साल मार्च तक उनका कार्यकाल था। पहली चीज। दूसरा सवाल ये कि जब हम खबर दिखाते हैं उन्होंने इस्तीफा दे दिया, अब उनके साथ के कई लोग हैं, वहां स्थिति अब विद्युत विनियामक आयोग में ये हो गई कि शेख अपनी अपनी देख, भाई हमें तो बचे रहना है। तो वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं उन डॉक्यूमेंट्स को अब सही करने का सिलसिला चल रहा है कि गायब कर दो। तो अब क्या कहा जाए शाहनवाज जी, क्योंकि 25,000 करोड़ इतना बड़ा अमाउंट है, मुझे लगता है कि इसके जीरो जो है मैं और आप दोनों मिलकर भी नहीं गिन पाएंगे। जी भारती, एक जीरो कम हो सकता है, एक जीरो ज्यादा हो सकता है, क्योंकि हम भी इंसान हैं, हम भी कागजों पर भरोसा करते हैं, लोगों की वीडियो बाइट से भरोसा करते हैं। एक जीरो आगे हो सकता है, पीछे हो सकता है, लेकिन हमारा कहने का तात्पर्य था कि 1993 से लेकर शाहनवाज बिल्कुल जीरो से फर्क नहीं पड़ता, 2 करोड़ ही हो, लेकिन ये पैसा किसका है? ये पैसा तो हमारा, आपका, और ये 2 लोग बैठे इन लोगों का है ना। और अजय भंडारी की बात से मैं फिर से वापस लाके वहां से फिर मैं बात को रिमाइंड करता हूं कि ये पैसा मार्केट में आपका पड़ा हुआ है जी। हो सकता है कि 25,000 करोड़ ना हो, 9,000 करोड़ हो, 10,000 करोड़ हो या 1,000 करोड़ हो, ये पैसा आपका मार्केट में पड़ा हुआ है, ये एडमिटेड अमाउंट है, कोर्ट में एडमिट किया है लोगों ने, आप उसको क्यों नहीं ले रहे हैं? ले सकते हैं। अगर आपने ले लिया होता अब तक तो आज आपको डीवीसी को 200 करोड़ रुपया देने के लिए पैसे कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती। सही बात है। आज खजाना खाली करके लोग चले गए, और ये जो मौजूदा सरकार है ये मुश्किलों में है कि कैसे राज्य चलेगा, और आपने इसी तरह से किया है। अब बताइए, एमडी वितरण राहुल पुरवार कहते हैं इन लोगों के पत्र के जवाब में कि ये बात गलत है, जबकि वीडियो बाइट में अभी आपको तत्कालीन बिजली बोर्ड के जो वकील थे अजीत कुमार, जो बाद में महाधिवक्ता बने हैं, उनकी वीडियो बाइट आपने सुनी। उन्होंने कहा कि अगर गलती हुई है, अगर गलती हुई, उन्होंने तथ्यात्मक ढंग से उस जमाने की जो बिजली बोर्ड थी उसको प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने ये कहा कि जो एलटी कंज्यूमर्स हैं, लो टेंशन, हाई टेंशन, लो टेंशन, 2 पार्ट में, उनसे हम लोग ले रहे हैं। तो मतलब उन्होंने एडमिट किया था, ये कोर्ट में की हुई बातें हैं, कोई जुबानी बातें हम नहीं कर रहे हैं। तो एडमिटेड अमाउंट को मार्केट में छोड़ रखा है, और हर साल आप 50 पैसे 70 पैसे, जब से अरविंद कुमार आए लगातार टैरिफ आप देखेंगे कि ऊपर हो गया। और इंडस्ट्रीज की, खास करके लो टेंशन वाली जो कंज्यूमर की जो पूरी की पूरी एक सीरीज है, जो लोग बैठे हुए हैं सामने, ये लोग बेहतर जानते हैं, कारोबार चल नहीं रहा है, और हर बार बिजली का बिल का रेट बढ़ा देते हैं आप, और इतना रेट आपने बढ़ा दिया, मांगा 6 रुपये 20 पैसा कर देते हैं। ये क्या तुक है भाई? और सवाल लोग उठा रहे हैं, लोग ट्वीट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ के मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, ये हम लोगों की जो लगातार सीरीज चल रही है तो खलबली मची हुई है, और बाकायदा ये जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं जिनकी अपनी भी कई फैक्ट्रियां हैं, वो भी खुद फैक्ट्री मालिक हैं, उनके पास जा रहे हैं कि पूछने के लिए कि डीवीसी से अगर बिजली सस्ती मिल रही है बिजनेसमैन को, तो इसमें हर्ज क्या है, राज्य का क्या नुकसान है? राज्य का नुकसान इस तरह से है कि लोगों को डरा करके आप पैसा ड्रॉ कर रहे हैं, लोगों को डरा के कलेक्शन करवा रहे हैं, भ्रष्टाचार करवा रहे हैं, लोग अपना कारोबार करें, फेयर डीलिंग करें। आखिर ये पैसे की लेन देन क्या है? पैसे तो पैसे सोना तक लेने की बात आ रही है, और जो लोग इस काम को करते हैं वो एक लॉबी बना के बैठे हुए हैं, और जेबीवीएनएल जैसी कंपनियां तो बर्बाद ही हो गई, और ये 1600 कंपनी की बात है। ये दोनों हमारे जो लोग हैं बहुत ही जानकार हैं, इनसे पूछिए कि अब उनमें से भी बहुत सारी कंपनियां नहीं होंगी, रिकवरी भी मुश्किल होगी। अगर कोई चाहे भी कि रिकवरी करें इस अमाउंट की, तो इन लोगों के भ्रष्ट अफसरों की वजह से, मिली भगत की वजह से, जो
अब कितना पैसा खाया, किसने क्या किया, बहुत सारे लोगों के नाम है इसमें बाकायदा। इसलिए हम डिमांड कर रहे हैं खबर में कि बाकायदा इसकी जांच हो जाए एक बार। बिल्कुल। और एसीबी जांच होगा क्या, ये तो तो admitted हम amount तो है, मांग वो कर क्या रहे हैं कि पूछे? एसीबी क्या, इसकी जांच तो ईडी से होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सोने का ट्रांजैक्शन है, पैसा जो है वो झारखंड से बाहर गया है, तो जाहिर सी बात है ईडी को संज्ञान लेना चाहिए। और ईडी को संज्ञान अगर लेना है, और निश्चित रूप से अगर हमारी पिछली खबर पर नियामक आयोग के पूरे मामले पर मुख्यमंत्री ने आदेश दिया, ऊर्जा विभाग से डिटेल मांगा और एसीबी की जांच की तैयारी है, तो इस मामले को भी उसमें जोड़ा जाए जी। क्योंकि ये भी उसी व्यक्ति के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। अभी अजय भंडारी जी ने कहा, अगर सुनवाई में उन्होंने ये बात रखी थी कि मार्केट में आपका एडमिटेड अमाउंट 10,000 करोड़ ही मान लीजिए, चलिए 1,000 करोड़ मांग लीजिए, वो पड़ा हुआ है, आप क्यों नहीं उसको उठा लेते हैं, और उसको उठा के देने के बजाय आप कंज्यूमर्स पे ही लोड बार बार अप्लाई कर रहे हैं कि मेरा टैरिफ बढ़ा दिया जाए, मेरा टैरिफ बढ़ा दिया। अच्छा, सबसे बड़ी बात शहनवाज की, ये पैसा किसका है? सरकार का पैसा है, वो भी ऐसे वक्त में जब सरकार जो है खजाना खाली के लिए श्वेत पत्र जारी कर रही है। डीवीसी के पास, डीवीसी को देने के लिए पैसे नहीं है हमारे पास, और ऐसी स्थिति है डीवीसी बिजली काट रही है। और ये मामला भी कोर्ट में भी चल रहा है, डबल बेंच में चल रहा है, जैसे अभी तुलसियान जी बता रहे थे। निश्चित रूप से इंतजार इन लोगों को भी होगा, उसका जजमेंट आ जाए। लेकिन ये एडमिटेड अमाउंट है, ये चाहे अगर सरकार सख्त निर्देश दे, मौजूदा बिजली बोर्ड के जो एमडी हैं वो राहुल पुरवार नहीं है, हट चुके हैं। अभी राजीव अरुण एक्का है जो मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भी हैं, वो एमडी वितरण भी हैं। अगर वो जिस तरह से लोग चीजों पर संज्ञान लेते हैं मुख्यमंत्री, तो अगर इसमें संज्ञान लें तो एक राज्य का एक बहुत बड़ा हित होगा कि 10-20 हजार करोड़ रुपया वापस आ सकता, हो सकता है सेटलमेंट में अगर बात आए तो कुछ आगे पीछे करके, लेकिन बड़ी मोटी रकम बिजली बोर्ड को जो कंगाल हो चुका है, बैंकरप्ट हो चुका है आज ऊर्जा विकास निगम बनाने के बावजूद भी, उसके खजाने में पैसे आ जाएंगे। और फिर तमाम जो अलग अलग फ्रेंचाइज, अलग अलग जो बिजली के सेलर्स हैं, तमाम के रेट को यूनिफॉर्म कर दिया जाए, ताकि अरविंद प्रसाद जैसा कोई अध्यक्ष उसका मिसयूज ना कर सके, व्यापारियों को डरा के उसका दोहन न कर सके। तो ये समय आ गया है कि हमारी इस पूरी सीरीज, जो आगे भी हमारी एक सीरीज आपको आगे भी आने वाली है, जो हम ये खुलासा करने वाले हैं कि कौन लोग थे जो मार्केट से कलेक्शन वगैरह करते थे। ये नेक्स्ट सीरीज का हम आपका प्रोग्राम का टीजर अभी बता रहे हैं। तो ये सारी चीजें सरकार जांच, निश्चित रूप से मुझे लगता है कि आज प्रोग्राम खत्म होगा तो मुझे लगता है कि जांच का आदेश हो जाए, तो मुझे लगता है राज्य का बहुत बड़ा भला होगा कि 10-20 हजार करोड़ रुपया यूं ही जो लोगों के पास पड़ा हुआ है वो सूद समेत झारखंड सरकार के खजाने में आएगा। शाहनवाज जी, बहुत महत्वपूर्ण एक सवाल आपने उठाया, इस सवाल का जवाब मैं विनोद जी से भी एक बार लेना चाहूंगा। विनोद जी, शाहनवाज जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया कि क्या सरकार अगर अब चाहेगी, क्योंकि वो जो 1600-1700 कंपनियां, जो भी जितनी भी कंपनियां हैं, तो उसमें से कई कंपनियां तो अब एग्जिस्ट भी नहीं करती होंगी, क्या वो पैसे अब पॉसिबल हैं कि वो एक्सट्रैक्ट किए जा सके वापस से? मेरी समझ में कम से कम आधी इकाइयां बंद हो चुकी होगी, तो बाकी जो आधी बची हैं उनसे भी वसूल ले तो बहुत बड़ी रकम होगी। तो ये भागते भूत की लंगोटी ही अब कहलाएगी। जी जी जी, अजय जी के पास एक बार चलता हूं मैं। अजय जी, चूंकि ये वक्त बड़ा कठिन वक्त है, कम से कम इस कोरोना काल में इंडस्ट्रीज को तमाम तरह के, आप देखें कि दिल्ली से लेकर के और झारखंड तक तमाम तरह के इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने की बात हो रही है कि भाई किस तरीके से फायदा पहुंचाएगा। लेकिन अभी जो हम दिखा रहे हैं वो दिखाया जा रहा है कि भाई कैसे धीरे धीरे पाइप लगा के छोटी इंडस्ट्रीज का खून चूसा गया। तो ऐसे वक्त में अब आपकी क्या डिमांड होती है सरकार से? आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं इस मामले को लेकर के? सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन है, प्रशासन से क्या एक्सपेक्टेशन है? क्योंकि अभी आप जनता के सामने, जनता के लिए ये बड़ा क्लिष्ट मुद्दा है, उसे तो पता नहीं है कि भाई ऐसा भी होता है। अगर मेरे जैसे एक आम आदमी से पूछेगा तो मुझे तो पता नहीं था कि ऐसा भी खेल हो सकता है। तो अब क्या इसमें आगे क्या एक्सपेक्टेशन है आपकी? देखिए, प्रशासन जो चलता है वो पुरस्कार, तिरस्कार और बहिष्कार, इस पे चलता है। ये तथ्य है कि उस समय जितनी कंपनीज थी उनमें से हो सकता है आधी आज ना हो सकता है, लेकिन इसका क्या मतलब है कि छोड़ दिया जाए? अगर छोड़ दिया जाएगा तो फिर ये एक नया खेल है कि किसी भी मुद्दे को 15 साल 20 साल लटका दो तो मुद्दा स्वतः खत्म हो जाएगा।
जो कंपनी के मालिक की डिटेल हमेशा एग्रीमेंट के तहत बड़ी कंपनीज के, छोटे कंपनीज के जो भी लोग कनेक्शन लेते हैं, डिटेल्स होती है। अगर आज वो कंपनी बंद करके चली भी गई है तो पब्लिक रिकवरी जो है मनी की, वो खत्म नहीं होती। सरकार का पैसा है भाई साहब, एक पैसा भी अगर सरकार की तरफ बकाया है तो वो फाइल है। वो आप अगर हिंदुस्तान के नागरिक हैं और आज के जमाने में जब सरकार खासकर वित्तीय अनुशासन के लिए इतना कड़ा कदम उठाती है तो छोड़ तो नहीं सकते ये पैसा। सही नहीं तो ये बहुत एक अच्छा परिपाटी हो जाएगी कि किसी मुद्दे को आप एक चीज अप्रिशिएट करिए कि कारखाना चलाना हमारा मेन काम है, पर 1999 से आज 2020 तक हम लोग पहुंच गए हैं, हमने ये मुद्दा नहीं छोड़ा। आज कंटेम्प्ट तक फाइल किया हुआ है हमने। क्यों? इसीलिए कि अगर ये अलाउ कर दिया गया तो ये शुरुआत है। आज कम से कम चाहे वो सिविल सोसाइटी है, चाहे इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्सेस हैं, ये हम सब लोगों का दायित्व है कि देखिए समाज में हर किस्म के लोग थे, हैं और रहेंगे जी, बोथ साइड्स ऑफ द टेबल। रॉटन एग्स हमारे यहां भी रहेंगे, सामने भी रहेंगे जी जी। लेकिन अगर वो रॉटन एग्स इफ दे गेट अवे विद इट, इट बिकम्स एन इंसेंटिव। बिल्कुल, यही आज सुबह से चर्चा जो बाजार में है वो आपकी ये सीरीज दिखाने के बाद जी, एक बात तो हम लोग सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि एटलीस्ट यू आर नॉट अलाउइंग समबडी टू गेट अवे विद इट। कुछ त्रुटियां, फैक्चुअल एरर्स थोड़े से आपकी रिपोर्टिंग में थे, अगर आप अलाउ करें तो मैं, चूंकि आपका चैनल जो है बिल्कुल अब इसमें लीड ले रहा है और बहुत से और चैनल्स भी इसमें ऐड हो रहे हैं। देखिए जो डीवीसी की बात आपने उठाई, एक समहाउ इंप्रेशन ऐसा आया कि सारी इंडस्ट्री मिलकर राज्य को लूट रही है। तो भाई साहब ये थोड़ा नहीं अतिशयोक्ति है। हाँ। देखिए डीवीसी के कंज्यूमर अगर डीवीसी का रेट मिली भगत से कम करवाते हैं, गलत है, अनुचित है, पर उसका नुकसान डीवीसी को होगा, उसका नुकसान झारखंड सरकार को नहीं होगा, प्रत्यक्ष रूप में फाइनेंशियली नहीं होगा। अदरवाइज तो नुकसान अगर आप वैसे देखेंगे तो वित्तीय से भी बहुत ज्यादा, अप्रत्यक्ष नुकसान तो काफी है। जिसको जो सरकार है, जो निजाम है, जिसको हम लोग कहते हैं कि फिएट पे चलती है, फिएट इज की भरोसे पे चलती है। हमें भरोसा है कि हमारी सरकार जो है वो डिलीवर करेगी। तो अगर क्योंकि ये अब सब जांच के विषय हैं, अगर किसी भी गद्दी पे बैठे हुए किसी व्यक्ति ने इतना बड़ा काम किया है और वो इफ ही गेट्स अवे विद इट, तो आने वाले लोगों के लिए भी भय खत्म हो जाएगा। तो आई मीन यू स्टैंड करेक्टेड टू दैट एक्सटेंट कि भ्रष्टाचार वाली मुद्दा तो ठीक है, उसको तो हम लोग जोर शोर से, हम भी नहीं चाहेंगे और आप भी नहीं चाहेंगे, समाज का कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि छूटे। लेकिन डीवीसी का रेट कम करवा लेने से तत्कालीन वित्तीय नुकसान झारखंड को नहीं हुआ अभी तक। अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष ऐसे होता है कि जो कंपनियां JBVNL से लाइन ले रही थी, टुपुदाना में ही हमारा एक बहुत बड़ा कंज्यूमर है जी, TNT शायद नाम है उनका, उन्होंने 6-7 महीने से अपना कारखाना बंद किया हुआ जी। उनका कहना है कि JBVNL का रेट ज्यादा है इसलिए, और बड़ा 33 kVA लाइन डायरेक्ट लिया हुआ कस्टमर है वो, उसने बंद कर दिया कि अगर इस रेट के ऊपर हमको बिजली लेनी होगी तो हम नहीं कम्पीट कर पाएंगे। तो वो बंद हुआ, नुकसान तो हुआ, झारखंड सरकार को भी हुआ बिल्कुल, लेकिन वो थोड़ा सा फैक्चुअल एरर का डिस्कशन थे। बट हम लोग आपकी ये जरूर सैल्यूट करेंगे आपको और स्वागत है कि ये मुद्दा हम लोग तो सोच रहे थे कि हम लोग पता नहीं इस मुद्दे को लड़ के इतनी देर से लड़ रहे हैं, ये मुद्दा कहीं सरंजाम पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, पर आज आपने टेकअप किया है तो वी आर श्योर कि ये, और एक मैसेज जाए जी, एक मैसेज जरूर जाएगा कि यू कैन नॉट गेट अवे विद इट। बिल्कुल, हमारा मकसद भी यही है, हमारा मकसद भी यही है। और बहुत शुक्रिया कि आपने जो फैक्चुअल एरर्स थे उसके बारे में हमें बताया। चूंकि आप एक्सपर्ट्स हैं इस फील्ड के, तो आप अगर हमें बताते हैं, और ये सीखने की एक निरंतर प्रक्रिया है जो चलती रहती है, तो बहुत शुक्रिया। और हमें उम्मीद है कि जो निजाम है झारखंड के, जो मुख्यमंत्री हैं, चूंकि गलत को अभी कुछ दिनों से हमने देखा है कि सत्ता संभालने के बाद एक ऐसी सरकार है जो मजदूरों की सुनती है, जो व्यवसायियों की सुनती है। अगर कपड़ा व्यवसायी परेशान होते हैं तो उनकी भी सुनती है, अगर जूता व्यवसायी परेशान होते हैं तो उनकी भी सुनती है। तो आज हमारे सामने जो लोग बैठे हैं वो भी व्यवसायी हैं,
वो व्यवसाय करते हैं तो झारखंड चलता है, क्योंकि वो व्यवसाय करते हैं तो कई लोगों को वो नौकरी देते हैं, झारखंड को अर्थ देते हैं, जिससे कि झारखंड का जो पहिया वो चलता रहता है। और अगर ऐसे व्यवसायी परेशान होंगे तो जाहिर सी बात है पूरे झारखंड परेशान होगा। तो मुख्यमंत्री जी, ये मामला भ्रष्टाचार का है, खुलेआम भ्रष्टाचार का है, खुलेआम गलती का है, खुलेआम नियम कानून के उल्लंघन का है। और ये चाहती है झारखंड की जनता, और झारखंड की जनता के आवाज के तौर पे हम आपकी अपनी आवाज आप तक पहुंचाना चाहते हैं कि इस मामले की जांच होनी चाहिए और जो भी कल्प्रिट हैं वो सामने आने चाहिए, और झारखंड का जो हक है वो हक उसे मिलना चाहिए। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज, आपका भी बहुत शुक्रिया। नमस्कार। इस प्रोग्राम को और आगे जारी रखेंगे कुछ और स्टोरीज के साथ, लेकिन फिलहाल छोटा सा ब्रेक लेते हैं।